हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए अब नावल का पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। मैं आपकी उस दोस्त के बेटे से शादी नहीं करना चाहती। मैं जुबैर को पसंद करती हूँ। अगर इब्तिसाम भाई को हक है कि वो अपनी पसंद की शादी कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं अपनी पसंद की शादी कर सकती। और मैंने कुछ गलत नहीं किया। प्यार करना गलत नहीं है। शबनम ने अपनी गाह पर हाथ रखते हुए चीखते हुए कहा, और अगर आप मुझे भी इतनी ही अहमियत देते हैं जितनी यहाँ के लड़कों को दी जाती है तो मैं ये कदम कभी ना उठाती, बल्कि सबसे पहले मैं अपने बाप के पास आती और उससे अपनी पसंद से आगाह करती। लेकिन मेरे बाप ने तो कभी मेरी तरफ प्यार से देखा भी नहीं है। हर एक चीज पर पाबंदी। लेकिन आप मुझसे इतना ही प्यार करते हैं ना जितना आप भाई से करते हैं, तो मुझे आपकी सारी पाबंदियां में मंजूर होती। मैं कभी आपके फैसले के खिलाफ न जाती। मैं जानती थी कि अगर मेरी उस इंसान के साथ शादी हो गई तो वो मुझे वैसे ही मार देगा जैसे उसने अपनी पहली बीवी को मारने की कोशिश की। तो अगर मरना ही है तो क्यों ना मैं वो करूं जिसमें मेरी खुशी है। शबनम ने आंसू से तर चिढ़ा लिए हुए बाप को देते हुए कहा। शरद की आंखों में आंसू आ गए थे। सब लोग वहीं पर मौजूद थे। ठीक ही तो वो कह रही थी। हर एक काम में जहाँ लड़कियों को नीचे दिखाया जाता था उनको कमतर समझा जाता था। यहाँ तक कि सिकंदर ने लड़कियों को सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ने की इजाजत दी थी। शबनम डॉक्टर बनना चाहती थी। उसने बहुत कोशिश की लेकिन शाहनवाज से साफ लफ्जों में मना कर दिया था। शाहनवाज खामोशी से शबनम की बात सुन रहा था। आज जो तुमने हरकत किया ना, उसके बाद तुम मेरे लिए मर गई हो। शाहनवाज थोड़ी देर बाद बोला था। शबनम तंजिया मुस्कुरा उठी थी। मर तो मैं उसी दिन आपके लिए गई थी जब आपके घर लड़की पैदा हुई थी। शाहनवाज ने शबनम का हाथ पकड़ा, उसे स्टोर में लेके जाकर बंद कर दिया। नगीन अपने छोड़ के पीछे आई थी। मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारता था, लेकिन उसने मेरी इज्जत को नीलाम किया है। गांव वाले अब मुझ पर हंस रहे होंगे। ये कमरा बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। मेरी बड़ी बेटी आज और इसी वक्त मर गई है और अब मेरी सिर्फ एक ही बेटी है। अगर किसी ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो मैं उसकी भी जान ले लूंगा। शाहनवाज से सख्त लहजे में कहा और वहां से चला गया। शबनम, मेरी बच्ची, नगीन ने दरवाजा पीटते हुए कहा। अम्मी, मैं ठीक हूँ, आप परेशान ना हो। अंदर से शबनम की आवाज है तो उसकी माँ वहीं समी पर बैठी हुई रोने लगे। और अगला पूरा दिन गुजर गया था। स्टोर रूम के दरवाजे पर लगे ताले की चाबी शाहनवाज के पास थी। सीरत और शीर ने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। सीरत, कुछ करके वरना आप ही मर जाएगी, शीरी ने रोते हुए कहा था। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन ये ताला नहीं खुल रहा। सीरत ने बेबसी से कहा। और दूसरी जन्म नगीन और नीलम पूरी कोशिश कर रही थी कि उनके शोहर शबनम को माफ कर दे, लेकिन वो तो दोनों लगता था कि शबनम को भूल चुके हैं। नगीन, रोना बंद करो, अपनी तबीयत खराब कर लोगी। नीलम ने बेबसी से कहा। भाभी, मेरी बच्ची मर जाएगी, आप कुछ करें। नगीन ने रोते हुए कहा। मैंने कोशिश की है साइंस से बात करने की, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुन रहे और हम लोग उसे बाहर भी नहीं निकाल सकते। नीलम ने कहा। कितने बेबस है ना हम, आप ही की मदद नहीं कर सकते। श्री ने अपनी माँ को देते हुए सीरत से कहा, जो कि खामोश रही थी। उन्होंने हर तरह की कोशिश करके देख ली थी लेकिन नाकाम रहे। 2 दिन मजीद ऐसे गुजर गए और शाहनवाज सिकंदर और इब्तिसाम से बर्ताव कर रहा थे जैसे कुछ हुआ नहीं है। लड़के वाले ने शाहनवाज से मदद कर दी कि किसी मसले के तहत वो भी अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकते। अब तो नगीमी बिल्कुल ही खामोश हो गए थे। आप ही, श्री ने दरवाजे के पास खड़े होते शबनम को आवाज दी, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई थी। ये कमरा बनाया ही इसलिए गया था कि जो भी उनकी बात ना मानता उसे इस कमरे में कैद कर देते। सीरत, आप ही जवाब नहीं दे रही। पहले वो कुछ ना कुछ बोल देती थी लेकिन कल भी उनने कोई जवाब नहीं दिया और आज भी नहीं दिया। श्री ने आंखों में आंसू लिए सीरत को देते हुए कहा, जो खुद परेशान हो गए थे। हाँ, आज पूरा हफ्ता होने वाला है, सीरत ने कहा। इतने में मुलाजमा वहां पर आई थी। बीबी जी, ये छोटे साई ने चाबी दिया। मुलाजमा ने चाबी सीरत को पकड़ाई, जिसने जल्दी से दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुए थे। शबनम दीवार का टेक लगाए बैठी थी और श्री ने आगे बढ़कर शबनम के कंधे पर हाथ रखा था, जो उसकी तरफ झूल गए। चेहरा उसका बिल्ला हो रहा था। सीरत, आप ही को क्या हुआ है? शीरी ने शबनम का सिर अपनी गोद में रखते हुए पूछा। और सीरत तो बस बुत बनी खड़ी थी। आज आप इतने दिनों बाद मेरे पास आए हैं, मैं आपको अब जल्दी वापस नहीं जाने दूंगी, रोबिना ने शाहनवाज को देते हुए प्यार से कहा। तुम जानती हो, यहाँ मैं तुम्हारे पास इतनी टेंशन दूर करने आता हूँ, शाहनवाज ने मुस्कुराते हुए कहा। वो एक लड़का आया था, आपके बारे में पूछ रहा था, रोबिना ने जल्दी से कहा। कौन था वो? शाहनवाज ने सीधा होते हुए पूछा। पता नहीं, मैंने उससे नाम पूछा था लेकिन उसने बताया नहीं और मैंने कह दिया कि मैं किसी शाहनवाज को नहीं जानती, रोबिना ने शाहनवाज के पास बैठते हुए कहा। ये तो तुमने बेहतर अच्छा किया है, शाहनवाज ने रुबीना को खुद के करीब करते हुए कहा, लेकिन वो सोच में पड़ गया था कि कौन यहाँ आया था। मैं आपके लिए चाय लाती हूँ, रुबीना ने उठते हुए कहा, लेकिन शाहनवाज ने उसे बाजू से पकड़कर रोक लिया। अभी मेरे पास बैठी रहो, शाहनवाज ने कहा तो रुबीना मुस्कुरा पड़ी थी। मेरा बेटा कहाँ है? शाहनवाज ने पूछा तो रुबीना से बताने लगी, जहाँ का शाहनवाज अलग ही लग रहा था।
अभी तक पता नहीं चल सका कि मेरे बेटे की हालत किसने की है। चौधरी ने दहाड़ते हुए अपने आदमी को कहा, कल रात किसी ने उसके बेटे को इतना मारा कि वो चल फिर नहीं सकता था, लेकिन ज्यादा उसकी टांगों पर मारा गया था। चौधरी साहब, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी सुराग हमारे हाथ नहीं लगा। उनमें से एक आदमी ने कहा, कहीं ये काम सिकंदर और शाहनवाज का तो नहीं। चौधरी ने सोचते हुए कहा, अबू जान, अगर ये उनका काम होता तो मैं उनको नहीं छोड़ूंगा, बस आप मुझे थोड़ा वक्त दें, मैं मालूम करता हूँ। चौधरी के बड़े बेटे ने गुस्से से कहा। चौधरी साहब किसी सोच में पड़ गए थे। इतने बड़े घर में क्या ये दो भाई अकेले रहते हैं? श्री ने मुंह में बड़बड़ाते हुए कर को देते हुए कहा। कमरे में बैठे वो थक गई थी और तालिश उसे नाश्ता देने के बाद दोबारा कमरे में नहीं आया था, और अब तो शाम होने को थी। भूख के हाथों मजबूर होकर श्री कमरे से बाहर निकल आए थे। घर काफी बड़ा और खूबसूरत था। श्री बाहर गार्डन में आई तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। शाम के साए डल रहे थे और इस वक्त गार्डन का मंजर बहुत ही खूबसूरत नजर आ रहा था। गार्डन में हर तरह के फूल मौजूद थे और शी ने सफेद गुलाब की तरफ हाथ बढ़ाया और फूल को तोड़ने लगी, लेकिन फूल के साथ लगे हुए कांटे उसका हाथ पर लगे थे। ध्यान से फूलों के साथ कांटे भी होते हैं। तालिश जो अभी गड़ आया था, शीरी को बाहर देखकर हैरान हुआ और उसके पास ये आ गया था। शीरी ने घबरा कर अपना हाथ पीछे करना चाहा, लेकिन तालिश की पकड़ सहा थी। शोहर हूं तुम्हारा, इतना घबरा क्यों जाती हो? और मेरा नहीं ख्याल कि जब हमारा निकाह हुआ था तुम इतनी छोटी थी कि तुम्हें याद ना हो। तालिश ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आपको याद हो तो मैं छोटी ही थी। तालिश ने घूरते हुए कहा, जिस पर तालिश हंस पड़ा। आपकी अम्मी कहाँ है? श्री ने अचानक सवाल किया, जिस पर तालिश का मुस्कुराता हुआ चेहरा एकदम संजीदा हुआ था। तुम्हारे बाबा और ताया साई की कर्म नवाजी से हमने अपनी माँ को खो दिया था, इतना तो तुम्हें याद होगा ना? तालिश ने कड़क लहजे में कहा। आपको पूरा यकीन है कि आपने उनको खो दिया? कभी उनको तलाश करने की कोशिश नहीं की आप लोगों ने? शीरी ने संजीदगी से तालिश को देते हुए कहा और वहां से जाने लगी, लेकिन तालिश ने उसे बाजू से पकड़कर रोक लिया। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? तालिश ने सख्त लहजे में पूछा। आपको नहीं लगता कि आपको हवेली जाकर मालूम करना चाहिए कि आपकी माँ के साथ क्या हुआ था? शीरी ने बस इतना कहा और वहां से चली गई थी। पीछे तालिश को वो एक नई उम्मीद देकर चली गई थी कि वो हो सकता है कि उसकी माँ जिंदा हो। सीरत की आंख खुली तो उसने अपने कमरे में खुद को अकेला पाया। उसे इतना याद था कि वो छत पर गर्म जमीन पर बैठी थी और वहीं पर बेहोश हो गए थे। उठ गई। अपने पास आती हुई किसी अजनबी की आवाज पर सिर एकदम डर गए थे, क्योंकि यह आवाज उस अजनबी इंसान की आवाज से काफी हद तक मिलती थी जो उससे मार्केट के बाहर मिला था। लेकिन वो उसके कमरे में कैसे आया, ये उसे समझ नहीं आ रही थी। सीरत अभी भी ऊपर छत की तरफ देख रही थी। दिमाग में यही सवाल चल रहे थे। कमरे की मदम रोशनी में उसे कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। मैं अपने काम के लिए इस हवेली आया था तो सोचा तुमसे मिलता जाऊं। नायल ने सीरत के दाएं और बाएं हाथ रखते हुए उस पर झुकते हुए पूर्ण इसरार लहजे में कहा। सीरत की खौफ के मारे हुए आंखें बाहर को आ गए थे। अपने ऊपर झुके हुए इंसान का चेहरा उसे बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन खौफ से उसे अपनी जान निकलते हुए महसूस हो रहे थे। वैसे ग्लासेस के बगैर तुम्हें नजर नहीं आता ना? और तुम्हारी ग्लासेस तो टूट चुकी है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ग्लासेस लाया हूँ, और अपने जाहिल बाप और चाचा से तुम कोई भी बात नहीं करोगे, समझ गए? नायल ने सीरत की थोड़ी को पकड़ते हुए कहा, जिसने जल्दी से सफाई में सारी लाया था। गुड गर्ल, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे अलावा तुम्हें कोई भी तकलीफ दे। नायल ने मुस्कुराकर कहा और सीरत की आंखों में बेबसी से आंसू आ गए थे। रोना तो बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, रोने के लिए तो मैं पूरी जिंदगी पड़ी है, नायल ने कहा और वही अंधेरे में कहीं गायब हो गया। सीरत में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उठकर लाइट ऑन कर सके। थोड़ी देर बाद ही उसका दिमाग तारीकी में डूबने लगा और फिर उसकी आंख अगले दिन खुली थी। उठ गई मेरी बच्ची, नीलम के सीरत को देखते हुए खुशी से कहा। सीरत कल रात का सोच रही थी, उसे लगा कि वो एक हवा भी था, इसलिए अपने दिल को मुतमिन करते वहां से उठकर बेड से टेक लगाए बैठ गई। तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाती हूँ, नीलम ने कहा और कमरे से बाहर चली गई। सीरत बेड से उठने लगी थी जब उसकी नजर साइड ड्रा पर पड़ी। वहां पर ग्लासेस पड़ी हुई थी। ग्लासेस को देते हुए सीरत वहीं पर रुक गई। कांपते हाथों से उसने ग्लासेस को पकड़ा। उसका मतलब वो सच में कल रात यहाँ मेरे कमरे में आया था? सीरत ने खौफजदा लहजे में मुंह में बड़बड़ाते हुए कहा। सीरत बेटा, तुम अभी तक फ्रेश नहीं हुई? नीलम ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा। जी अम्मी, मैं जा रही हूँ, सीरत ने जल्दी से कहा और वहां से उठकर गई। लेकिन उसके दिमाग में अभी भी उस अजनबी की बातें चल रही थी जिसके कमरे तक आ गया था। क्या सोच रही हो तालिश? हसन ने अपनी टाई को ढीला करते हुए उसके सामने बैठते हुए पूछा। मैं सोच रहा हूँ कि हम अपनी माँ के बारे में पता लगवाना चाहिए, हो सकता है कि वो जिंदा हो, तालिश ने संजीदगी से कहा। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने मालूम नहीं करवाया? हसन ने उल्टा सवाल किया। तो फिर क्या पता चला और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं है? तालिश ने बेताबी से पूछा। मैंने अपने आदमियों को काम पर लगाया हुआ है, लेकिन अभी मुझे कोई ऐसी खबर नहीं मिली जिसके बारे में तुम्हें बता सकूं। तो तुम परेशान मत हो, मैं सब देख लूंगा। तो दूसरी बात, मैं हवेली जाना चाहता हूँ, हसन ने तालिश को देते हुए कहा। हवेली? लेकिन क्यों? तालिश ने हैरानगी से पूछा। रिश्ते के लिए,
حسن نے مسکراتی نظروں سے تالش کو دیتے ہوئے کہا، رشتہ؟ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ تالش نے بےیقینی سے حسن کو دیتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، اس میں بڑائی کیا ہے؟ وہ لڑکی اچھی خاصی ہے اور دوسری بات بہادر ہے، لیکن یہ شادی میں کسی اور مقصد کے لیے کر رہا ہوں۔ حسن نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تالش نے کہا تو حسن مسکرا پڑا۔ کل ہم لوگ حویلی جا رہے ہیں، حسن نے وہاں سے اٹھتے ہوئے کہا اور اپنا کوٹ پکڑ ہوئے کمرے کی طرف چل گیا۔ وہ پیچھے تالش سوچ میں پڑ گیا تھا کہ حسن کیا کرنے والا ہے۔ سیرت، تمہیں چودھری کے گھر والوں سے معافی مانگنی ہوگی، اس شرط پر تمہارے بابا سے نے تمہیں چھت سے نیچے لانے کی اجازت دی تھی۔ نیلم نے سیرت کو دیکھتے ہوئے کہا، امی آپ مجھے پھر اوپر ہی مرنے دیتی، لیکن ان لوگوں سے میں کبھی بھی معافی نہیں مانگوں گی۔ اور کس بات کی معافی؟ میں نے کچھ بھی غلط نہیں بولا تھا جس کی معافی میں ان لوگوں سے مانگوں، سیرت نے غصے سے کہا۔ سیرت ضد مت کرو ورنہ تمہارے بابا سے اس سے پہلے نیلم کچھ کہتی سیرت بول پڑی تھی، امی میں نے کہا نا کہ میں لوگوں سے کبھی معافی نہیں مانگوں گی، سیرت نے کہتے ہی وہاں سے اٹھ گئے تھے اور نیلم نے گہرا سانس لیا تھا۔ اب وہ اسے کیسے سمجھاتی؟ شبنمی بھی ایسے ہی ضد کرتی تھی، سب کچھ سیرت کی آنکھوں کے سامنے ہوا تھا کہ کیسے وہ سب کو چھوڑ کر گئی تھی، لیکن سیرت کو یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی کہ اس کی ماں اب کسی اور کو کھونا نہیں چاہتی۔ کون ہو تم لوگ؟ ابتسام نے سامنے کھڑے ہٹے کٹے حبشیوں کو دیتے ہوئے پوچھا۔ وہ شہر جا رہا تھا جب راستے میں اس کی گاڑی کو روکا گیا تھا۔ میں بتاتا ہوں۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور اندر سے زبیر باہر نکلا تھا، لیکن زبیر کو دیکھ کر ابتسام حیران ہوا تھا۔ سامنے کھڑا زبیر کہیں سے بھی ان لوگوں کا ڈرائیور نہیں لگ رہا تھا۔ 3 پیس بلیک کلر کے سوٹ میں ملبوس زبیر گلاسز لگا ہوئے پہلے والے زبیر سے بہت ہی مختلف لگ رہا تھا۔ تم؟ ابتسام نے اپنی حیرانگی پر قابو پاتے ہوئے پوچھا، تمہیں کیا لگا کہ میں مر چکا ہوں؟ اور زیادہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں آج اس مقام پر ہوں کہ تم لوگوں کی بدولت ہی پہنچا ہو۔ انسان کے پاس پیسہ ہونا تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، زبیر نے ابتسام کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ شبنم کو تو تم لوگوں نے مار دیا نا؟ زبیر نے سخت لہجے میں پوچھا۔ یہ وہی جانتا تھا کہ اس بات کو کہتے ہوئے وہ کتنے کرب سے گزرا ہے۔ اس نے ہماری عزت نیلام کی، اسے مار ہی جانا چاہیے تھا، ابتسام نے غصے سے کہا۔ زبیر نے زور سے مکہ ابتسام کے جبڑے پر دے مرا تھا۔ تم لوگوں کی عزت تو پہلے سے 2 کوڑی کی تھی، مزید وہ خراب کیسے کر سکتی ہے؟ زبیر نے کرخت لہجے میں کہا۔ تمہاری اتنی ہمت؟ ابتسام نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، لیکن زبیر کے آدمی نے اسے پکڑ لیا تھا۔ اسے اتنا مارو کہ اسے اپنے سارے گناہ یاد آ جائیں، لیکن یہ مرنا نہیں چاہیے۔ اس کے باپ اور چچا کو پتہ چلنا چاہیے کہ اب اس کا دشمن زبیر ہے۔ زبیر نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا، اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر میرا بیٹا کیسا ہے؟ اسکندر نے بے تابی سے پوچھا۔ وہ اب ٹھیک ہے لیکن ابھی بے ہوش ہے، تھوڑی دیر تک ان کو ہوش آ جائے گا، ڈاکٹر نے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ گاؤں کے لوگوں نے ابتسام کو خون میں لت پت زمین پر پڑا ہوا دیکھا تو اسے اسپتال لے کر آئے تھے، لیکن اسکندر کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے بیٹے کا یہ حال کون کر سکتا ہے، کس میں اتنی ہمت آ گئی ہے جو اسکندر کے بیٹے کو ہاتھ لگا سکے۔ بھائی آپ پریشان مت ہو، ابتسام ٹھیک ہو جائے گا اور ہمیں وہی بتا سکتا ہے کس نے اس کی حالت کی، شاہ نواز نے سنجیدگی سے کہا۔ جس نے بھی میرے بیٹے کی یہ حالت کی ہے نا اسے میں جان سے مار ڈالوں گا، اسکندر نے ہاتھوں کو آپس میں پیوست کرتے ہوئے باہر لہجے میں کہا۔ اور دوسری جانب گھر میں سب لوگ پریشان تھے سوائے ایک بندی کے، اور وہ تھی سیرت، جس نے ابتسام کے ہسپتال میں ہونے کا سن کر بھی کوئی خاص رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا۔ سیرت تیرے بابا صاحب مجھے یہ موبائل دے کر گئے ہیں، فون کر کے اپنے بھائی کی حالت معلوم کر، نیلم نے چھوٹا سا موبائل سیرت کے آگے کرتے ہوئے کہا۔ نگین بھی وہیں پر موجود تھی۔ سیرت نے پہلے اپنے ماں کے چہرے کو دیکھا اور پھر موبائل کو پکڑا، اسے زور سے زمین پر دے مارا۔ نیلم نے حیرانگی سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھے ہوئے ٹوٹے ہوئے موبائل کو دیکھا تھا۔ آج کس طرح آپ کے شوہر یہ موبائل آپ کو پکڑا کر چلے گئے؟ اور فکر مت کریں، بڑے لوگ دوسروں کی جانیں عذاب بنانے کے بعد ہی مرتے ہیں، اور آپ کا بیٹا بہت ہی ڈھیٹ ہے، اتنی جلدی نہیں مرے گا، سیرت نے بدتمیزی سے اپنی ماں کو جواب دیتے ہوئے کہا۔ نیلم کی آنکھوں میں آنسو جمع ہو گئے تھے۔ امی وہ ٹھیک ہوگا، اگر اسے کچھ زیادہ کچھ ہوا ہوتا تو بابا صاحب کے آدمی نے آ کر بتا دینا تھا، سیرت نے اس بار تھوڑا نرم لہجے میں کہا۔ اس کا مقصد اپنی ماں کو تکلیف پہنچانا تو بالکل بھی نہیں تھا۔ سیرت وہاں سے چلی گئی جب ملازمہ نے نیلم اور نگین کو حسن اور تالش کی آنے کی اطلاع دی تھی۔ نگین جلدی سے وہاں سے بڑھ گئی تھی تاکہ تالش سے شریک کی حیرت معلوم کر سکے۔ السلام علیکم آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ تالش نے کھڑے ہوئے احتراماً نگین اور نیلم کو دیتے ہوئے پوچھا۔ حسن نے بھی سلام کیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، شری کیسی ہے؟ نگین نے جلدی سے پوچھا۔ اس کے لہجے کی بے تابی کو محسوس ہوتے ہوئے تالش مسکرا پڑا تھا۔ اس نے اپنے موبائل پر ایک نمبر ڈائل کیا اور موبائل کو نگین کی طرف بڑھایا۔ آپ خود شری سے بات کر کے معلوم کر لے، تالش نے مسکرا کر کہا، اور نگین نے ایک نظر نیلم کو دیکھا جس نے موبائل لینے کا اشارہ کیا تھا۔ موبائل لیتے ہی نگین نے کان سے لگایا جس میں سے شری کی آواز ابھری تو نگین اپنی بیٹی سے باتیں کرنے لگے۔ آنٹی آپ کے شوہر کہاں ہے؟ ہم ان سے بات کرنے آئے ہیں، حسن نے مدھم لہجے میں پوچھا۔ وہ بیٹا سب لوگ تو ہسپتال میں ہیں، پتہ نہیں کس نے میرے بیٹے کو جان سے مارنے کی کوشش کی، پتہ نہیں وہ کیسا ہوگا، نیلم نے پریشانی سے کہا۔
तो आप कॉल करके पता कर लेना। हसन ने जिद्दी से कहा। बेटा साईं, मुझे एक मोबाइल तो देकर गए थे, लेकिन सीरत ने उसे तोड़ दिया। अब वो खुद जब तक नहीं आएंगे उस वक्त तक मालूम नहीं हो सकता कि मेरा बेटा कैसा है। मैं भी बातों में लगी। मैं तुम दोनों के लिए कुछ खाने को लाती हूँ। नीलम ने वहां से उठते हुए कहा। नगीन तो कुछ फासले पर कड़वी चिड़ी से बातें कर रही थी। ये कौन है जिसे सिकंदर के बेटे की ऐसी हालत की कि वो अस्पताल पहुंच गया? तालिश ने अपने लहजे पे हैरान की लिए भी हसन को देते हुए पूछा, जो हल्का सा मुस्कुरा पड़ा था। जो भी है, लेकिन बंदे में दम तो है। इब्तिसाम के साथ जो भी हुआ ठीक हुआ, ये उससे ज्यादा का हकदार है। लेकिन अभी हम निकलते हैं, घर के मर्दों से बात करने में मजा ही अलग है। यहाँ की औरतें तो बहुत ही मासूम है। हसन ने वहां खड़े होते हुए कहा। इतने में नगीन भी वहां पर आ गई थी और उसने मोबाइल तालिश की तरफ बढ़ाया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, नगीन ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके चेहरे पर अब इत्मीनान था जो कोई तालिश को अच्छा लगा था। अरे, तुम लोग जा रहे हो? नीलम ने वहां पर आते हुए पूछा। जी आंटी, हमें आपके शोर से बात करनी थी, लेकिन अभी वो घर पर नहीं है, तो हम फिर कभी आ जाएंगे। हसन ने अपनी ग्लासेस पकड़ते हुए कहा। बच्चों, ये तुम्हारा भी घर है, रुक जाओ थोड़ी देर। नीलम ने कहा तो हसन ने गहरा सांस लिया। आंटी, आप गलत बोल रही हैं, यह घर कभी हमारा नहीं था, हसन ने कहा। तो नीलम ने आगे बढ़कर दोनों के सरों पर प्यार दिया था, क्योंकि वो इस बात को मजीद बढ़ाना नहीं चाहते थे। दोनों वहां से निकले थे जब हसन की नजर सीरत पर पड़ी। तुम गाड़ी में जाकर बैठो, मैं आता हूँ, हसन ने सीरत को देखते हुए कहा। तालिश असबाब में सारी लाइव वहां से चला गया था और हसन चलता हुआ सीरत के पास जाकर खड़ा हो गया, जो कि न जाने किस ख्याल में गुम खड़े थे। आप पर ग्लासेस सूट कर रही हैं, हसन ने गंभीर लहजे में कहा। सीरत अपने करीब किसी अजनबी की आवाज सुनते एकदम उछल पड़ती। अब यहाँ क्या कर रहे हैं? सीरत ने अपनी हार पर काबू पाते हुए पूछा। आपके बाबा से एक जरूरी बात करनी थी, लेकिन वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो सोचा आपसे मिलकर चले जाए। हसन कहते हैं। सीरत के कान के पास झुका, जो कि डर के मारे पीछे होने लगे थे, लेकिन हसन ने उसके कमर में हाथ डालते हुए उसके इरादे को नाकाम बना दिया। तुम्हें बहुत जल्द अपनी जिंदगी में शामिल करने वाला हूँ, मेरी होने के लिए तैयार हो जाओ, हसन ने सीरत की ग्लासेस के पीछे सहमी हुई आंखों को देते हुए पूरे इसरार लहजे में कहा। और सीरत के माथे पर पसीना आ गया था। हसन ने उसका चेहरा देखा तो हंस पड़ा। जा रहा हूँ, फिर आऊंगा, अपना ख्याल रखना, हसन ने मुस्कुराते हुए कहा और वहां से चला गया। ये आजकल मेरे साथ क्या हो रहा है? हसन के जाने के कुछ देर बाद सीरत ने होश में आते हुए अपने माथे के पसीने को साफ करते हुए कहा। सबसे पहले उसने इर्द गिर्द देखा कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। जो भी आता है अपना ही हक जमाता है। अब ये मियाँ पता नहीं क्या करने वाले हैं, सीरत ने मुंह में बड़बड़ाते हुए कहा और वहां से चली गई। वो नहीं जानती थी कि उसकी जिंदगी में क्या अजाब आने वाला है। इब्तिसाम के आदमी जुबैर के हाथ पैर बांधने के बाद उसे पानी में फेंक कर चले गए थे। जो कुछ लोगों ने जुबैर को देखा तो उसे बाहर निकाला, जिसकी नब्ज हल्की हल्की चल रही थी। उसे मेरी गाड़ी में लटा दो, मैं उसे अस्पताल लेकर जाता हूँ, इन लोगों में से एक आदमी ने कहा, जो कपड़ों से अच्छे घर का लग रहा था। जुबैर को 3 दिन बाद होश आया तो उसने खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पाया था। मुझे यहाँ पर कौन लाया है? जुबैर ने नर्स से पूछा, जो उसने बताया कि एक आदमी से यहाँ पर लाया है और वो रोजाना उससे मिलने आता है। अभी उस आदमी के कुछ लोग बाहर खड़े थे। अचानक उसकी नजरों के सामने शबनम का चेहरा लहराया था। आज पहली बार जुबैर की आंखों में आंसू आए थे। वो जानता था कि उसके साथ क्या सलूक हुआ होगा। हैरत है, तुम मर्द होकर रो रही हो, वो आदमी जो अभी कमरे में दाल हुआ था जुबैर को देते हुए उसने संजीदगी से कहा। जब मर्द को तकलीफ होती है ना, तो वो भी रोता है, और मैंने तो अपना सब कुछ खो दिया है, जुबैर ने भारी लहजे में उस आदमी को देते हुए कहा। फिलहाल अभी तुम ठीक हो जाओ, फिर इस बारे में बाद में बात करेंगे, उस आदमी ने कहा और वहां से जाने लगा। आप कौन है और आपने मेरी जान क्यों बचाई? जुबैर के स्वापा उस आदमी के कदम वहीं पर रुक गए थे। बहुत जल्द बता दूंगा, उस आदमी ने कहा और वहां से चला गया था। जुबैर फिर से आंखें बंद किए शबनम के बारे में सोचने लगा। वो आदमी कराची के शहर का जाना माना बिजनेसमैन था, जो जुबैर के चचा भी था, जो छोटे होते हुए भी कुछ बनने की चाह में शहर भाग गया था और यहाँ आकर गलत लोगों के हाथ लग गया। जुबैर के बाप ने कभी अपने भाई के बारे में अपने बेटे को नहीं बताया था, बस यही कहा था कि एक हादसे में उनकी मौत हो गई। ये 2 ही भाई थे। जुबैर का बाप अक्सर अपने छोटे भाई को मिलता था। और मुजम्मल, जो कि जुबैर के बाप का छोटा भाई था, उसने काफी बार अपने भाई को कहा कि जुबैर को लेकर कराची आ जाए, लेकिन जुबैर के बाप ने एक ना सुनी। लेकिन मुजम्मल जुबैर पर नजर आता था, और जब उसे पता चला कि जुबैर को हवेली वालों ने जान से मारने की कोशिश की है, तो ऐन वक्त पर वहां पर पहुंचा था। उस जुबैर को पानी से निकाला। ये सब बातें वो जुबैर को बता रहा था, जिसे ये जानकर बिल्कुल भी हैरत नहीं हुई थी कि सामने बैठा इंसान उसका चचा है, क्योंकि अब उसे लगता था कि इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। अगर तुम चाहो तो मैं इन लोगों से बदला ले सकता हूँ, मुजम्मल ने जुबैर को देते हुए कहा। नहीं चाचा, बदला मैं खुद लूंगा, लेकिन कुछ वक्त बाद, जुबैर ने कुछ देर सोचने के बाद कहा। ठीक है, अभी तुम आराम करो, तुम्हारा चचा तुम्हारे साथ है।
مزمل نے زبیر کے کندھے کو تھپتھپاتے ہوئے کہا اور وہاں سے اڑ کر چلا گیا۔ زبیر نے آنکھیں موڑ دی تھی اور آگے کا سوچنے لگا۔ تم لوگوں نے حویلی پر نظر رکھنی ہے، جب وہ لڑکی باہر نکلے مجھے بتانا ہے۔ بہت ہو گیا، چودھری کے بیٹے نے غصے سے کہا۔ صاحب، حویلی کی عورتیں بہت ہی کم حویلی سے باہر آتی ہیں۔ ان میں سے ایک آدمی نے کہا، اگر تم لوگوں نے پورا سال بھی حویلی سے باہر کھڑے ہونا پڑا تو کھڑے رہو، سمجھے؟ وہ لوگ کبھی نہ کبھی تو باہر آئیں گی نا، اور گاؤں کی شادی میں حویلی کی عورتیں ضرور آتی ہیں۔ میں نے ایک گھر کو سجے سورے دیکھا تھا، پتہ لگاؤ کب ہے شادی، حویلی کی عورتیں بھی آئیں گی، ہمارا کام آسان ہو جائے گا۔ چودھری کے بیٹے نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ آپ پتہ نہیں وہ اپنے ارادے میں کامیاب ہونے والا تھا یا نہیں، لیکن اس سامنے اگر کوئی بری طرح سے پھنسنے والی تھی تو وہ سیرت تھی۔